तो हम बात कर रहे हैं, देखो डी वी इजगल टू, अगर हम डी वी इजगल टू लिखेंगे तो वो क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है। तो वो प्रॉपर्टियाँ क्या करती हैं, हमारी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स में मतलब डिपेंड करती हैं। तो उसके लिए जैसे ही अगर हम डी वी लिखना स्टार्ट करेंगे तो डी वी को हम लोग अगर हम 1 से 2 डी वी अगर ऐसे लिखना है तो उसे आप लोगों ने देखा होगा बी टू माइनस बी वन, क्योंकि ये क्या है, हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारी डिपेंड करती है किस पे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे, कि जैसे ये पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर गया, इस पॉइंट से इधर, तो 1 से 2 इस तरीके से अगर कोई जाता है, मतलब कोई सिस्टम है और वो यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस होता है, तो इसमें जो होगा जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी, आपकी इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। बट जो वर्क होगा इसमें, जो वर्क डन किया जाएगा, वो इसके किस पे डिपेंड करेगा, इसके पाथ पे, कि वो इससे गया है फिर या फिर इससे गया है, इस तरीके से। मतलब अगर इससे जाए या इससे जाए, मतलब वहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, B1 और B2 इस पर डिपेंड करेगा, तो वो दोनों हमारे बराबर होंगे। बट अगर हम इसके बात करें वर्क डन की, तो वो हमारे पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए ये दोनों हमारे एक दूसरे बराबर नहीं हो सकते। तो ये सिस्टम रहता है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद, वर्क के बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा हीट की, कि हीट के बारे में। अब एक चीज़ थोड़ा और याद रखना है, यहाँ पर मैं एक लाइन और लिख देता हूँ कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे तो जितना भी हमारा जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ तो देखो फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम होता है। जब फाइनल और इनिशियल मतलब सेम होगा तो क्या हो जाएंगी साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ को हम एक तो ऐसे करके डिनोट करते हैं, तो डैश जैसे डी वी है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे सेम होने की वजह से उनका साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो जाता है, इंटीग्रेशन। ओके, तो क्लोज इंटीग्रल जितना भी होता है साइक्लिक प्रोसेस का, वो जीरो हो जाता है। किसके लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए, ना कि हमारा पाथ फंक्शन वाले जो जितने भी हैं उनके लिए नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, चलिए थोड़ा हीट के बारे में। हीट, तो यहाँ पर भी देखिए थोड़ा कि अगर हम हीट की बात करेंगे तो हीट में क्या रहता है, कि हीट अगर हम किसी भी सिस्टम के लिए देते हैं तो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। अगर हीट हम किसी भी सिस्टम से निकालते हैं, मतलब लेते हैं, सिस्टम अगर हीट रिलीज़ करता है तो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन है। ये साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं। मैं अगर बीच बीच में देखो आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, अगर यहाँ का ये टॉपिक मतलब क्लियर होने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आप लोगों को मेंस मतलब जेई वगैरह में आते होंगे, और सिंपल ही आते हैं, ज़्यादा खास कठिन नहीं आते हैं वहाँ पर, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं रहता है आप लोगों का, थ्योरेटिकल ज़्यादा पोर्शन रहता है और फॉर्मूले ज़्यादा रहते हैं आपके, और कॉन्सेप्ट रहता है मेनली बस। तो यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन देख लिया। अगर हम क्यू क्या करेंगे, देते हैं इसे तो पॉजिटिव, और क्यू इसका जब हम रिलीज होता है तो नेगेटिव हो जाता है। ये हमारा सिस्टम ले लो, सिस्टम मान लिया, तब हम ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हीट क्या है, आप देखो एक पाथ फंक्शन है। सही है, हीट इज ए पाथ फंक्शन, नॉट ए प्रॉपर्टी। सही है, तो यहाँ पर जो हीट है वो पाथ फंक्शन है। दूसरी बात, जो हीट हैगी वो हमारी क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। भाई ये भी तुम्हारी क्या हो गई, मैंने कहा अभी, इट इज द एन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। सही है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और ये किस पे, पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। ओके, पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड करती है, पास्ट हिस्ट्री। पाथ नहीं होता है ये, एक्चुअली पास्ट होता है, पास्ट हिस्ट्री होती है भाई, पाथ नहीं है वो, पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। ओके, तो ये जो क्यू है वो भी हमारा पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन पास्ट
हिस्ट्री। सही। अब हम लोग जब हम हीट की बात कर लेते हैं तो हीट में आप लोगों का दो तरीके के, एक मतलब दो प्रोसेस पे हम लोग हीट लेते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं और कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो होती है उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे, और स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर तो हमारा MCP, Q बराबर MCP dt होता है, या फिर Q बराबर MCV dt लेते हैं। सही है, ये हमारा, और Q बराबर MCDT ये हमारा सॉलिड बॉडी के लिए होता है। देखिए ये सब चीज़ें हमारी बहुत मतलब छोटी छोटी सी बात होती हैं। सॉलिड बॉडी कोई अगर है तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, ना ही तो कांस्टेंट प्रेशर ना ही कांस्टेंट वॉल्यूम वगैरह होगा, तो वो हमारा सीधे सीधे ले लेते हैं C। तो स्पेसिफिक हीट की बात कर लेते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को और सुनने को मिलता है बार बार कि CP इज़ ग्रेटर दैन CV। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि CP ग्रेटर दैन CV होता है। बट यहाँ पर आप लोगों से CP इज़ ग्रेटर दैन CV ये तो पूछा ही जाता है, बट इसके साथ ये पूछा जाता है कि CP इज़ ग्रेटर दैन CV से है क्यों, मतलब कैसे। तो CP माइनस CV इजकल टू R होता है, ये तो फॉर्मूला भी है। तो यहाँ पर अगर हम CP ग्रेटर दैन CV की बात करेंगे तो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर देखिए CV आप लोगों ने अभी देखा जो वर्क डन होता है Q बराबर, चलो Q बराबर dQ बराबर du प्लस dW, ये हमारी इक्वेशंस होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो यहाँ पर जैसे ही हम बात करेंगे du हमारा देखो आदर्श गैस समीकरण के लिए एक चीज़ और है, यहाँ पर जो du है वो आदर्श गैस समीकरण के लिए किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सही है, अगर हमारा आदर्श गैस समीकरण नहीं होती है तो वो हमारा मतलब उसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। सही है, बट अगर हम आदर्श गैस समीकरण लेके चल रहे हैं तो हमारा ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ क्या होगा, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात CV की बात करें, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, तो यहाँ पर देखो W बराबर PdV हो जाएगा। जब PdV हो जाएगा और वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो dV, यहाँ पर B क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना होगा P dV के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, dV इजकल टू 0 एट द कांस्टेंट, क्योंकि B इजकल टू C है, कांस्टेंट प्रेस कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम होने की वजह से यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, DQ बराबर DU के। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी एनर्जी दी जाएगी वो किसके काम में आ जाएगी, सारी की सारी किसके काम में आ जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी एनर्जी है वो सिर्फ एक ही चीज़ में खर्च होती है, किसमें, इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के, किसी भी सिस्टम के। अब हम बात कर लेते हैं अगर कांस्टेंट प्रेशर की, तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, देखो W बराबर PdV होता है, तो वहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम होता है वो तो 0 होता नहीं है। तो यहाँ पर जो वर्क किया जाता है वो उसकी बाउंड्री जो होती है बाउंड्री वर्क के लिए भी किया जाता है। सही है, तो बाउंड्री के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है उसमें भी खर्च हो जाता है। तो उसके द्वारा जितनी एनर्जी दी जाती है वो दो चीज़ों में खर्च होती है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और दूसरी क्या होती है, बाउंड्री के अगेंस्ट वर्क करने में। सही है, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग कहते हैं कि CP क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, CV से, क्योंकि उसकी जो एनर्जी, उसके लिए जो एनर्जी ज़रूरत होती है वो दो चीज़ों को बढ़ाने में, मतलब दो चीज़ों में खर्च होती है, और उसकी सिर्फ एक ही चीज़ में, किसमें, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। सही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि CP इज़ ग्रेटर दैन CV। ओके, तो ये चीज़ आपको पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट की। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग यहाँ पर देख लेना, जो R है वो हमारा यही है, CP माइनस CV इजकल टू R। तो R बार मतलब ये दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के कैसे होते हैं, एक तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तुम्हारा, गैस कांस्टेंट देखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और एक होता है आपका करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना होता है, R बार इजल टू 8.314 किलो जूल पर किलोग्राम मोल पर किलो मोल या फिर किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन कह सकते हो इसे, किलो मोल ना कह के आप यहाँ पर मोल केल्विन है, ये केल्विन है भाई, ना कि मोल, किलो मोल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो R होता है करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होती है, वो किसके बराबर होती है, R बार मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन द मॉलिकुलर वेट। जैसे ही मॉलिकुलर वेट से हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट मिल जाता है। और इसके लिए जो वैल्यूज़ होती है, जैसे अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर में हमारा जो मॉलिकुलर वेट होता है तो वो कितना होता है, फॉर ईयर के लिए मॉलिकुलर वेट M इजगल टू 29 ले लेते हैं। सही है,
तो आप लोग इसे डिवाइड करके देख लेना, आपके लिए इनकी वैल्यूज़ इतनी ही मिल जाएंगी आपको। r बराबर 0.287, ये भाई याद रख लेना, क्योंकि इस चीज़ को क्या है तुम लोगों को बार बार यूज होंगी। ये क्वेश्चंस में आप लोगों को दी नहीं होती हैं, कभी कभी दे देता है, कभी नहीं भी देता है। तो ये मोस्टली आप लोगों को क्या करना होगा, याद रखना होगा, और जो हम लोगों को यूज़ करनी होगी। तो Cp इजकल टू 1.05 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन और Cv इजकल टू 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बस आज इतना ही बात करेंगे, क्योंकि हम लोग गैस कांस्टेंट के बारे में बात कर लिया। अभी थोड़ा और मैं बताऊँगा कि इसमें क्या क्या रहता है गैस के बारे में थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को अभी मिलने वाला है कि आदर्श गैस समीकरण और रियल गैस समीकरण से थोड़े रिलेशंस भी देखने हैं वहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेस नहीं पढ़े तो आप लोगों को आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, और प्रोसेस को ही हम लोगों को देखना होगा यहाँ पर। सही है? ओके, थैंक यू।